देते हैं। सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं बंसल न्यूज के कार्यक्रम में। बस्तर विकास, सुरक्षा और शांति ये कार्यक्रम आयोजित किया है बंसल न्यूज ने। बस्तर के जन सरोकारों पर चर्चा इस कार्यक्रम में हो रही है। सांसद दीपक बैज ने अभी चर्चा की है, सवाल जवाब उनसे हुए हैं और अब सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी सर, नारायणपुर का सर, ये बीजापुर, ये बच्चों के बीजापुर का सर, ये पोलम पंडित है सर, ये पोलम पंडित आपने 2019 में सर अप्रैल महीने में सर पोलम पंडित है सर, ये नारायणपुर का सर, ये बीजापुर सर, ये सर गोटान का सर नारायणपुर सर। संसद हम लोग महिला शक्तिकरण में काफ़ी खास होकर पहुँचे हैं सर, ये पूरा ईश्वरी कॉलेज है सर, अभी हम साथ साथ सीएम साहब का आगमन हो गया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें छत्तीसगढ़ के नाम भूपेश बघेल जी का। बहुत स्वागत सर, अभिनंदन आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया हमारे बीच में और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि व्यस्ततम दौरों के बीच से मुख्यमंत्री ने समय निकाला है यहाँ पर और हम ज़्यादा देर भी नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा चर्चा के लिए और हमारे एडिटर इन चीफ शरद द्विवेदी सर को तालियों के साथ स्वागत करें, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। और चाहूँगा कि बुक भी हमारे अतिथि को दिया जाए, स्मृति चिन्ह के तौर पर उससे उनका स्वागत किया जाए। तालियां बजती रहे। बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री को सुनने का। वो पल, वो घड़ी आ गई है। मैं शरद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां लगातार बजते रहे। बस्तर की धरती पर मुख्यमंत्री का जो कि प्यार भी यहाँ पर है, प्यार झलकता भी है उनका बस्तर में। तो मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जो कि उनके व्यक्तित्व में झलकता भी है। और सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हमारे मुख्यमंत्री जी का है। और देर न करते हुए मैं चाहूंगा शरद सर से कि चर्चा को आगे बढ़ाया जाए और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का, उस क्रम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत धन्यवाद शेख। और मेरी इच्छा ये भी थी, भूपेश जी से इसके पहले बात हुई थी कि इनसे एक इंटरव्यू छत्तीसगढ़ी में होगा। वो वादा तो वादा है, पूरा होगा। आज थोड़ा सा इनका स्वागत हम हल्बी में करने की कोशिश करते हैं, क्षमा कीजिएगा कोई त्रुटि हो तो। माय दंतेश्वरी चो पावन भूई ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और येता इलो सपाए सियान सज्जन माय भाई बहन मंचो स्वागत करें से। बहुत हृदय से स्वागत करता हूं उस धरती पर जो एक अद्भुत धरती है। उठा लेगा। एक ऐसी धरती है जिसको जितना भी मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि ये अद्भुत है बस्तर। और भूपेश जी से जब भी बात होती है तो इनकी निर्भीक और एक निश्चित मुस्कान को देखकर भी मुझे लगा कि बस्तर भी ऐसा। और अच्छा है कि इस बस्तर को, इस छत्तीसगढ़ को एक ऐसा मुखिया मिला है जो खुलकर बल्लेबाजी करना भी चाहता है
और राजनीति के दांव पेचों में भी माहिर है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये वक्त है कि जब बड़े फैसले हों। और आपने कुछ ग्राम स्वराज की कल्पना को लेकर, चाहे नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी हो, या फिर गोठान की बात हो, या फिर गोबर को, जो कि हमारी पशुधन व्यवस्था का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, आप उसको लेके आगे बढ़े हैं। सबसे पहले मैं फिर एक बार स्वागत करते हुए आप सभी का, भूपेश जी तो बहुत समय इन्होंने निकाला और इनका हमेशा प्रेम मिलता है हमको। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बस्तर जब आप युवा हुए और किशोर से युवा अवस्था में दहलीज में कदम रखा, और जब बस्तर से पहली बार आपका साबका हुआ, रूबरू हुए, तो इश्क हुआ ही होगा बस्तर से? बस्तर में सबसे पहले अबूझ मार गया, नारायणपुर गया। नारायणपुर में वहाँ 2 साल भर में जो मेला लगता है, बस्तर नारायणपुर के मंडाई जो है बहुत प्रसिद्ध है। और जब मंडाई जाओ तो फिर मुर्गा लड़ाई ना देखो तो फिर वो बात अधूरी रह जाती है। बस्तर की जो पहचान है, बस्तर की दशहरा, धनतेश्वरी माई, और तीसरा जो है यहाँ की घोटुल, चौथा मुर्गा लड़ाई, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, बहुत सुंदर घने वन, और उसके साथ नदियाँ और पहाड़, इंद्रावती जैसी नदी, जीवनदायिनी, और कुटुम्ब सर का गुफा, ये सब चीज़ें, और यहाँ की मैना, ये सारी चीज़ें इसकी पहचान है। और उससे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग, जिसमें जो निर्भीक होके स्वच्छंद जीवन जीने वाले, जिसमें कहीं आपको उसकी जीवन शैली को आप देखेंगे तो इतना खुलापन है, इतना सहजता है। और फिर हम कहते हैं ना जो प्रोग्रेसिव समाज, वो हमको यहाँ की सामाजिक व्यवस्था देती है। जो व्यवस्था बस्तर में है विभिन्न जनजातियों के बीच में, वो सच में अध्ययन करने समझने की आवश्यकता है। यहाँ की बड़ी खासियत है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले मैं नारायणपुर आया, कुटुम्बसर का गुफा देखा, चित्रकूट का फाल देखा, तो और तब से लेके आज तक निरंतर बस्तर हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस समय आपकी उम्र कितनी रही हो? मुश्किल से 20-22 साल, 20-21 साल की रही। 20-22 साल के उस नौजवान ने कभी सोचा था कि एक दिन जनता ये मौका भी देगी कि कभी छत्तीसगढ़ के मुखिया के तौर पर अपनी महतारी की सेवा करने का मौका भी मिलेगा? राजनीति में आने का तो सोचता था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री भी बन जाऊंगा। हम तो एमएलए भी बनेंगे नहीं बनेंगे ये नहीं सोच पाए थे, लेकिन एमएलए भी बने, मंत्री भी बने, विपक्ष के डिप्टी लीडर भी बने, फिर सरकार आई तो फिर मुख्यमंत्री भी बने। और राजनीति की आपकी शैली वही रही है जो अभी इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया है कि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, तब उन्होंने बताया कि नहीं हम क्या है और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस टाइप से मामला। और आपकी शैली भी यही रही है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। 2018 के चुनाव हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे सारे, लेकिन हमारे टीम वर्क इतना बढ़िया शानदार था बस्तर से लेकर सरगुजा तक कि सभी क्षेत्रों में हमने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हमारे साथियों ने किया, जी जान से लड़े, कभी कोई मौका नहीं चुके। हर वो मौका को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देती थी उसे हम लोग पकड़ लेते थे, छोड़ते नहीं थे। और फिर उसके साथ साथ उस समस्या का समाधान भी बताते चलते थे। समस्या का समाधान ये है। विभिन्न वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़े और लोग जुड़ते गए, और फिर रिजल्ट आप देखिएगा, 90 में से 68 सीट जीते, और उपचुनाव हुए तो 2 और जीते, 70 हो गए हमारे। 3/4 बहुमत से भी अधिक आज तक छत्तीसगढ़ में किसी राजनीतिक दल को इतनी बड़ी बहुमत नहीं मिली। बिल्कुल ठीक बात है, और इसको आगे रखना भी आपकी एक बड़ी चुनौती भी है, और जिस तरह आप चल रहे हैं आगे। अभी आपने बस्तर को लेकर जो 2 बातें कही वो आपकी समझ को दर्शाती है।
बस्तर एक प्रगतिशील समाज के जनजातीय आबादी का केंद्र बिंदु भी है कि होटल जैसी ऐसी व्यवस्था जो किसी आधुनिक समाज को भी चमत्कृत करे, वो बस्तर में मौजूद है। अभी आपके आने के पहले हम बात कर रहे थे, धर्मेंद्र जी ने बताया कि महुआ का लड्डू अमेज़न पर बिक रहा है और वहां भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। कोई रजिया नाम की महिला है, मैं नेट पे सर्च कर रहा था, तो वो सैन फ्रांसिस्को में किसी NRI भारतीय ने 470 रुपए में वो लड्डू खरीदा और उसने कहा कि ये खुशबू है हिंदुस्तान है जो मुझे यहाँ मिली है, ये हिंदुस्तान की खुशबू मुझे मिली। तो ये जो लड्डू 5 रुपए का मिल नहीं रहा है इस समय, आप कैसे इस बस्तर को मार्केट, क्योंकि मार्केट एक बड़ी ताकत है और बस्तर अगर मार्केट के नक्शे पर अपनी ताकत के साथ अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए, इंटैक्ट रखते हुए उभर कर सामने आया, तो सर मुझे लगता है दुनिया में बस्तर जैसी कोई जगह है नहीं और दुनिया इसका स्वागत करेगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बस्तर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के लघु उपज मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि पहले पिछले सरकार केवल 7 वस्तुओं को खरीदी करती थी समर्थन मूल्य में। हम लोगों ने उसे बढ़ाकर 52 जितने भी लघु उपज है उसे खरीदी कर रहे हैं और केवल खरीदी नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। चाहे बस्तर का महुआ कहिए, बस्तर का काजू कहिए, चाहे वो झाड़ू जो आपके घरों में जो लगती है, नारायणपुर ओरछा में झाड़ू के जंगलों में पेड़ उगते हैं, पौधे उगते हैं, उसको काट के बेच देते थे। हमने किया कि वहाँ की महिलाओं को झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण दिया और उससे वही झाड़ू अब लाखों रुपए में बेच रहे हैं। मैं पिछले दिनों अभी नारायणपुर गया था, वो सेंटर देखा जहाँ झाड़ू बन रहे हैं। उसी प्रकार से हमने जितने भी गौठान हैं उसमें हम लोगों ने यहाँ जितने भी चीज़ें बन रही है, वो उत्पादन होता है, उसका वैल्यू एडिशन करें। मोमो से क्या क्या बन सकता है, मोमो से केवल शराब भरे नहीं बनती। तो जो हम कर सकते हैं, तो लड्डू बनाने का काम करो। पिछले साल हमने लड्डू बनवाने का काम शुरू किया, उसमें कुछ और चीज़ों को, यहाँ चिरंजी वगैरह मिलता है उनको मिलाया और बहुत स्वादिष्ट बना। अभी आप देखेंगे कि एनर्जी बार बना रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें अलग अलग वेराइटी के, हमारे सारे डिपार्टमेंट उसमें विभिन्न उनके सारे तत्व की जानकारी भी ले किसकी कितने हैं, उसके उसमें कैलोरी कितना है, प्रोटीन कितना है, कौन कौन से तत्व हैं, उन सबको प्रयोगशाला में निकाले और उसका एनर्जी बार बना रहे हैं। उसका हमने लॉन्च किया है और उसको भी हम जोड़ रहे हैं और वो सब चीज़ बस्तर के जंगलों से उपजा हुआ है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कोदो कुटकी भी खूब होता है और उसकी मांग बहुत है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई तय नहीं किया है। अब हम लोगों ने तय किया है कि उस कोदो कुटकी के भी हम समर्थन मूल्य घोषित करें और उसे समर्थन मूल्य खरीदी करें और प्रोसेसिंग यूनिट हम सजो का कांकेर में बना रहे हैं और दूसरी जगह बना रहे हैं ताकि उसको पैकिंग करें। अभी बस हम लोग पिछले दौरे में आए थे, बीजापुर में भी और नारायणपुर में भी उसके प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है और 80 रुपये किलो में पैकेज करके बेच रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन भी करें तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जहाँ उससे अतिरिक्त आय मिल रही है वही रोजगार भी जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ बस्तर में काजू पहले वन विभाग ने लगाया था, उड़ीसा के व्यापारी यहाँ 50 रुपये किलो खरीद के ले जाते थे। फिर उस यहाँ पकावंड में यही लगा हुआ जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो 1998 मध्य प्रदेश के समय वो यूनिट स्थापित थी, लेकिन वो बंद पड़ा था। हमने उसको झाड़ पहुँच के उसको शुरू करवाया और शुरू कराया तो ये है कि इस 5000 क्विंटल हम लोगों ने एकत्रित किया, 100 रुपया उसको पेमेंट किया और प्रोसेसिंग यूनिट चालू किया। उसमें कम से कम 150-200 महिलाएं रोजगार मिला उसको। अब वही काजू पैकिंग करने के बाद 290 रुपया से लेकर 700 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो उसी प्रकार से जितने भी हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है लघु उपज की, उसका वैल्यू एडिशन करो ताकि दो चीजें, आज ही हम लोगों ने 12 ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट का MOU किया है, फूड प्रोसेसिंग, जो यहाँ बस्तर में स्थापित होंगे। इमली से जुड़े हुए, इमली खूब होता है, बस्तर का इमली पूरे साउथ में जाता है, लेकिन उसको कोई कीमत नहीं, केवल इमली बेच देते हैं
बात खत्म। अब इमली के बीज निकालना भी है, और इमली से जितने सॉस बनते हैं और भी जितनी चीजें बनती, कैंडी बनती, सब वो सब यहाँ बनाएंगे और उसको बेचेंगे, तो रोजगार भी जनरेट होगा और वैल्यू एडिशन होगा। आपने झाड़ू की बात की, बड़ी मकबूल है, बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ की झाड़ू। विपक्ष के लिए तो नहीं करेंगे इस्तेमाल? उनका तो पहले ही विपक्ष में पहले झाड़ू लग गया। 15 साल सरकार में रहे, अब 14 सीट में सिमट गए, झाड़ू तो पहले लग गया। बस्तर में तो आप पहले से इस्तेमाल करते हैं ये झाड़ू। बस्तर के लोगों ने तो पिछले समय से उनको साफ कर दिया था, इस समय तो पूरा 12 के 12 है। हाँ, 13 से झाड़ू लगाना शुरू हुआ था। एक और जो सवाल, अभी आपने जिस तरह से प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की, अगर ये बस्तर या पूरे छत्तीसगढ़ में, मुझे लगता है जशपुर का टमाटर वहीं का वहीं निकलेगा, वहीं पैक होगा, कैचअप बनेगा, टमाटो के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे। आपकी वनधन योजना जो है, ये बड़ी विशेष योजना है, और जितना मुझे कुछ आंकड़े मिले, मैं देख रहा था कि लॉकडाउन में सब पीछे गया, लेकिन आपका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, लघु वनोपज थी आपकी, ये शूटअप गई। तो इसने बताया कि इसके पास इमेंस पोटेंशियलिटी है, अनंत संभावना है। तो इन अनंत संभावनाओं के दरवाजे आप खोल रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। जब लॉकडाउन था तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, संगठन के लोग हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि अब महुआ का सीजन आ गया है, तेंदुपत्ता का सीजन है, इमली का सीजन है, और ऐसे में यही मुख्य आय के साधन है। इसी पैसे से 4 महीने बरसात करता है, तो यदि इसमें खरीदें हम लोग नहीं करेंगे, उसकी बिक्री की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो आर्थिक रूप से बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। पूरे देश में लॉकडाउन था, तो बस्तर में भी लॉकडाउन था, सारे मतलब ट्रांसपोर्टेशन बंद है, सारे व्यावसायिक परिसर बंद है, सारी गतिविधियाँ बंद है। ऐसे समय में हम लोगों ने अपने जो स्व सहायता समूह है उसको तैयार किया, उनको एडवांस में पैसा दिया, और हर गांव से उस खरीदी की व्यवस्था की। भारत सरकार ने समर्थन मूल्य 17 रुपये घोषित किया था महुआ का, हम 30 रुपये में खरीदे, और उसका ये हुआ कि आज तक इतिहास में कभी 30 रुपया बिका नहीं था। व्यापारी लोग हमसे बढ़ के फिर 35 रुपये में लेना शुरू कर दिए, 40 रुपये तक बिका है, पहली बार है। तो लॉकडाउन में जहाँ लोगों को परेशानी हो रही थी, वो आय में वृद्धि हो गई। इमली भी उसी प्रकार से, उसको भी 36 रुपये में खरीदा, जो उसके रेट 25 रुपये था, वो 36 रुपये में खरीदे, और लोगों को उसका आमदनी हुआ, और फिर बीज निकालने का काम कर दिया तो लोगों को और रोजगार मिला। तो ऐसे समय में जब पूरे देश में लॉकडाउन था और कहीं काम नहीं शुरू हुआ, तो मनरेगा हमने सब पहले शुरू किया। तेंदुपत्ता के व्यापारी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ तेंदुपत्ता खरीदते हैं, लेकिन दूसरे प्रदेश से आते हैं जो ठेकेदार हैं, जो टेंडर में भाग लेगा वो तेंदुपत्ता तोड़ने आएगा। अब सवाल इस बात का है कि जो आएगा 14 दिन क्वारंटाइन में रहेगा, तो भाई वो तो तेंदुपत्ता सीजन ही निकल जाएगा। जो एक बार गया आया तो फिर 14 दिन का। फिर हम लोगों ने उसमें लगातार बैठकी की कि इस समस्या का कैसे निदान किया जाए। फिर उस समस्या का निदान भी निकला, और तेंदुपत्ता की तोड़ाई भी हुई, और विक्रय भी हुआ, ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ। तो ऐसे समय में आर्थिक रूप से किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ये उस दौरान भी हमने सोचा और किराने दी किया, उसका लाभ पूरे बस्तर ने पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला। ये वाकई ये एक सराहनीय पहल है। एक चीज़ मैं और देख रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा वो, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हम लोगों के लिए कहा जाता है कि अंग्रेजी में थोड़ा हमारा हाथ तंग होता है। आपने एक बड़ी अच्छी योजना शुरू की है, जो मतलब सरकार की तरफ से मैंने इसको कम सुना है, कि अंग्रेजी का ज्ञान स्थानीय बोलियों के, आमचो रेडियो जो बस्तर का है, आमचो बस्तर रेडियो का, इसके जरिए आप हल्बी से अंग्रेजी सिखा रहे हैं, 2 भाषाओं का एक पुल आप, विच इज वेरी। कैसे ये बात दिमाग में आई, और कैसे आप सिर्फ बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में कैसे आ गए? देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारा और बोली जाती है। यही बस्तर में आप देखेंगे गोड़ी भी है, हल्बी भी है, मोरिया भी है, मारिया भी है, कुड़को आपको सरगुजा में मिलेगा, जसपुर के इलाका में सादरी भी बोला जाता है, सरगुजिया भी है, और यहाँ अनेक जनजातियाँ हैं, उसके अलग अलग बोलियाँ हैं। तो उसमें हम लोगों ने उन शब्दों को लिया, और शब्दों को लेकर अभी जितने भी हमारे शासकीय कार्यक्रम हैं उसमें हम वो लेते हैं। मतलब आप जगदलपुर में
उसी कार्यक्रम का नाम दूसरा रहेगा, क्योंकि यहाँ गोड़ी की बात करते हैं। फिर आप यदि बीजापुर चल देंगे तो वहाँ हलवी का उपयोग करते हैं, तो वहाँ वो दूसरा हो जाएगा। तो स्थानीय जो बोली है उस पर हम लोगों ने फोकस किया और उसके ट्रांसलेशन के शब्दकोश बनाया और उसकी पढ़ाई की भी व्यवस्था हमने की, ऐप भी बनाया, उसके माध्यम से सब लोग जानकारी लें। और फिर आज जरूरी है अंग्रेजी जानना भी जरूरी है। यदि राष्ट्रीय देश के किसी कोने में जाना है या दुनिया के किसी कोने में जाना है तो अंग्रेजी होना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने 52 अंग्रेजी माध्यम की स्कूल शुरू की है, क्योंकि गरीब लोग हैं या निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, वो फीस जमा करने में उसके महीने भर की तनख्वाह खत्म हो जाता है, घर चलाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में उन पे भार ना आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए और अंग्रेजी माध्यम के स्टैंडर्ड की पढ़ाई हो, इसलिए 52 स्कूल को हम लोगों ने स्टैंडर्ड पे, आप हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल कभी जो शुरू किए हैं तो देखिएगा जाके, किसी भी प्राइवेट स्कूल से कोई कम नहीं है, चाहे उसका रंग रोगन हो, फर्नीचर हो, और फिर पढ़ाई का स्तर हमने उसमें किसी के अप्रोच नहीं होने दिया। जो टॉप में है वो जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हैं उनको वहाँ टीचर अपॉइंटमेंट करना है। हमारे पास जो टीचर हैं और थ्रू आउट पढ़े इंग्लिश मीडियम, उनका अपॉइंटमेंट करिए। और यदि विषयों के सब्जेक्ट के यदि आपको टीचर नहीं मिल रहे हैं तो उसको फिर आप बाहर से ले लें। और ऐसे सभी कलेक्टर ने किया। और आज स्थिति ये है कि पहले सोचे थे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता पहले साल कम एडमिशन मिले, लेकिन पहले साल स्थिति ये थी कि जितनी हमारी क्षमता थी उससे 2 गुना और 3 गुना एडमिशन आवेदन आया। और अभी मैं हर जिले में जा रहा हूँ तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी जाता हूँ, वहाँ के बच्चे चाहे मैदानी जिलों के हों, चाहे बस्तर हो या सरगुजा हो, जंगल हमारे यहाँ हैं, अनुसूचित क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते हैं। मैं बीजापुर भी गया, नारायणपुर भी गया, आज भी यहाँ भी, तो छोटे छोटे बच्चे क्या एक्सप्लेन कर रहे थे सब अपने जो सब्जेक्ट है उसमें पकड़ भी है और लैंग्वेज भी पकड़ भी। बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है एक बार फिर तालियों से इसका स्वागत। जो बस्तर के युवा यहाँ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री जी की इस बात को उन्हें आगे बढ़ाना है, ये संकल्प आपको लेना है, क्योंकि अगर आप अपने बस्तर को पूरी दुनिया में ग्लोबली इसको मार्केट करना चाहते हैं तो एक संपर्क भाषा जो है, कम्युनिकेशन की भाषा, वो अंग्रेजी है। ये सच्चाई है और ये आपको मानना पड़ेगा। तो कल चाहे आपके पर्यटन स्थल हो या आपके वनोपज हो, अगर आप इनकी ब्रांडिंग अंग्रेजी में करते हैं तो ये बात बहुत आगे तक जाएगी और बस्तर को भी बहुत आगे ले जाएगी, हम कल्पना नहीं कर सकते। सर, नक्सल समस्या की तरफ में आऊं तो आप संवाद के हिमायती हमेशा हैं, कम्युनिकेशन की बात आप हमेशा करते हैं, वो तैयार हैं वो लोग बात करने के लिए? अभी तक के जितनी सरकारें हैं वो या तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की है या बंदूक की नली से समस्या की कोशिश की है। मैंने दूसरा पक्ष लिया, मैंने कहा मैं अपने लोगों से बात करूंगा, कुछ करना का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो निवास कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। वहाँ जो व्यापारी हैं, वहाँ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वहाँ के युवा हैं, वहाँ तैनात अधिकारी कर्मचारी हैं, वहाँ तैनात हमारे जवान हैं, उन सबसे हम संवाद करें आखिर इस समस्या का हल क्या है। और जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी हमने मुलाकात की। नक्सलियों जहाँ तक बात करने की बात है तो हमने तो हमारा खुला ऑफर है। खुला ऑफर ये है कि पहली बात यह है कि भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करो। कल गणतंत्र दिवस है, आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में बैठे हैं और संविधान यही हम लोगों को अधिकार देता है। तो सबसे पहली बात कि भारत के संविधान पर विश्वास करो। दूसरा, वो हथियार छोड़ो। हम फिर किसी मंच में बात कर लेंगे। ये बहुत करेजियस बात आपने कही है, लेकिन ठीक है कि हथियार तो छोड़ना पड़ेगा, हिंसा कोई जवाब नहीं है। और अगर बस्तर से आपको भी प्यार है, यानी जो नक्सली ये दावा करते हैं कि वो बस्तर के हितों के संरक्षण के लिए हथियार उठाते हैं, वो हथियार रखें। मुख्यमंत्री तैयार है बात करने के लिए। बंसल न्यूज के प्लेटफॉर्म पर बहुत ताकत से उन्होंने ये बात की है और बहुत मजबूती से ये बात की है। सर, ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है।
मैं अगर छत्तीसगढ़ के विकास की बात करूं, मैं और सवालों पर आता हूं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में जरूर आता है जो मैंने बस्तर आने के पहले यहाँ के इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और भी जो समाज सेवी भी हैं, धर्मपाल जी जैसे बहुत जबरदस्त काम किया जिन्होंने, इनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा भूपेश जी जब से आए हैं तो हमारी उम्मीद बढ़ी है। और क्यों बढ़ी है मैंने पूछा, उनका कहना था कि इस सिस्टम को जो बस्तर को विकास की तरफ लेकर आए, इसमें आक्रामकता की जरूरत है, डिसीजंस में ज्यादा स्वतंत्रता देने की जरूरत है, फैसले तेजी से लेने की जरूरत है और संसाधन भी उतनी ही तेजी से मुहैया कराने की जरूरत है। क्या उनकी अपेक्षा पूरी करेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा कि हमने जो नक्सल समस्या का जो सूत्र है वो 3 शब्दों में है: विश्वास, विकास और सुरक्षा। तो विश्वास पहले जीतना है। पहले विश्वास जीतने की कड़ी में हम लोगों ने जहां किसानों के ऋण माफी किए, 2500 रुपये क्विंटल में पहले साल धान खरीदा, अब तो समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं। फिर राजीव गांधी किसान ने योजना लागू की। फिर दूसरा हमने किया कि यहाँ लोहांडीगुड़ा में जो 1700 किसान की 4200 एकड़ जमीन है उसे वापस किया। ये पूरे हिंदुस्तान के दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि 1700 किसानों को 4200 एकड़ जमीन वापस कर दिया। और सार्वजनिक मंच आयोजित किए, राहुल गांधी जी को हमने आमंत्रित किया, उसके हाथ से पट्टा वितरण कराया, सबको वापस कर दिया। तीसरी बात कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, आखिर आदिवासी क्या चाहते हैं? जल जंगल जमीन में अपना अधिकार चाहते हैं। तो जमीन जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको जो अधिमान्यता पत्र देना है, उसको व्यक्तिगत दावे भी और सामुदायिक दावा, और उसके जो वन संसाधन पे उनका अधिकार भी, ये और आगे बढ़ गए। जो वहाँ लघु उपज निकले उसमें पूरा अधिकार उनका होना चाहिए। तो ये वन संसाधन अधिकार ही हमने दिया और ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। अभी तक के हम लोग लाखों एकड़ जमीन हमने सामुदायिक दावे के तहत दिया है पूरे छत्तीसगढ़ में। केवल बस्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़। और ये अधिकार देने से ये हुआ कि ये सरकार हमारे लिए काम करे और एक विश्वास जगा। और उसका प्रतिफल क्या हुआ? जितने भी जो विकास के जो पैमाने हैं वो बदले गए। पिछले सरकार में जो विकास के पैमाने थे, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दो, कलेक्ट्रेट में लिफ्ट लगा दो, स्विमिंग पूल बनाओ अधिकारियों के बंगले में। हमने कहा ये पैमाना नहीं हो सकता। मैंने अधिकारियों को बैठक में सीधा सवाल किया कि ये जब से डीएमएफ लागू हुआ है और आप जो योजना लागू किए हैं उसमें आदिवासियों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? बोले कुछ नहीं। कुपोषण कितना आपने दूर किया? कुछ नहीं। शिक्षा के स्तर में कितना परिवर्तन है? कुछ नहीं। तो फिर आपको मॉडल गलत है। मॉडल होना चाहिए व्यक्ति को इकाई मानते हैं, वो विकास का मॉडल। और इसीलिए हमने दंतेवाड़ा में सबसे पहले सुपोषण योजना शुरू, फिर वो जब सफल हुआ फिर पूरे बस्तर में लगाया, लागू किया। उसके बाद 2 अक्टूबर 2019 को 185 वर्षगांठ बापू की पूरे प्रदेश में लागू किया। और आपको मैं बताऊं कि 13.89% बच्चे कुपोषण से बाहर आए। 77,000 बच्चे कुपोषण से बाहर आए, जो हमारी योजना थी। आपकी सुपोषण योजना का मंत्र क्या रहा? गर्म भोजन, गर्म भोजन तो और पौष्टिक आहार। उसके साथ मतलब हर पंचायत में हमने लागू किया। पहले तो सरपंच लोग भवन देने के लिए तैयार नहीं होते थे, हम टेंट लगा शुरू किए, लेकिन लगा कि ये तो बहुत बढ़िया योजना है। तो जितने भी कुपोषित महिला बच्चे हैं और जो एनीमिया से पीड़ित महिलाएं हैं, सबको हमने गर्म भोजन कराया। अंडा भी देना शुरू किया। बहुत लोग अंडा का विरोध भी किए, लेकिन हमारे जो आदिवासी विधायक थे वो बोले हमारे यहाँ चलना चाहिए। हमने कहा जिसके यहाँ जो चलाना चाहते हैं वहाँ चले, जहाँ ना चलाना चाहे मत चलाए। तो यहाँ बच्चों को अंडे भी देना शुरू कर दिए। तो उससे फायदा ये हो कि बच्चे को पोषण से बाहर आए। दूसरा, हेल्थ ग्राउंड में हमने काम किया। बस्तर में आप देखेंगे कि जहाँ जून जुलाई महीना आया तो सैकड़ों हजारों की तादाद में डायरिया से पीड़ित हो जाते थे, उल्टी दस्त से दर्जनों लोगों की मौतें हो जाती थी। हमने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक की योजना शुरू। आदिवासी
हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, लेकिन हाट बाजार जरूर जाएंगे सप्ताह में। वो 25 किलोमीटर चलना पड़े या 50 किलोमीटर चलना पड़े, वो हाट बाजार जरूर जाएंगे। हमने कहा कि पूरे डॉक्टर की टीम है, वो पूरा बाजार में जाए। हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, उसके बराबर सबका इसका पूरा सबका डाटा मेंटेन करना। हाँ, सब बहुत बढ़िया सब। और फिर मलेरिया से बहुत लोग प्रभावित होते हैं, हमारे जवान भी, आदिवासी भी। पूरा बस्तर में 14 लाख लोगों का सर्वे किया, सबके जांच कराई, और 1 साल के अंदर में 65% मलेरिया की कमी आई। 65%। क्योंकि महीनों तक के बुखार आ रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरे मलेरिया हुआ, डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे। हमने पूरी जांच कराई। तीसरा, शिक्षा में, शिक्षा की तरफ हमने ध्यान दिया कि जितने भी स्कूल हैं वहाँ हमारी शिक्षक भर्ती होना चाहिए। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है बंसल न्यूज़ के माध्यम से कि सुकमा के जगरगुंडा जैसे जगह में, जो दूर नक्सली क्षेत्र कहलाता है, 13 साल से स्कूल बंद थे। 13 साल से। पिछले साल हमने शुरू, 350 बच्चे पढ़ रहे हैं। वैसे मतलब बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र में मतलब सैकड़ों तादाद में स्कूल फिर से शुरू किए। टीचर की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर डॉक्टरों के, पहले हमारे पास जब जनप्रतिनिधि आते थे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो सबसे पहले मास्टर और डॉक्टर 2 की नियुक्ति मांगते थे। इन 2 वर्षों में एक भी मेरे विधायक मेरे यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति कर दो ये नहीं कहा कि डीएमएफ फंड से। ये उपलब्धि है सर, ये उपलब्धि है। आपके महारानी हॉस्पिटल 6 महीने में सब सुविधा युक्त बनाया। इतना बढ़िया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। जो आपके नारायण जगदलपुर में जो महारानी हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल, उस स्तर का आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ पूरे डॉक्टरों की, पूरी स्टाफ की भर्ती हमने की। बीजापुर जैसे जगह में 22 डॉक्टर हैं, कोई पद खाली नहीं, दंतेवाड़ा नहीं। तो इस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुपोषण, ये हमने शुरू किया। उसके बाद रोजगार भी, जिसके बारे में वैल्यू एडिशन के बारे में कर रहे हैं, नौकरी भी देना है, तो वो भर्तियां भी करो, और फिर उद्योग लगा के भी रोजगार होना चाहिए। उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि बस्तर के लोगों की, जब सब कुछ बस्तर में है, तो यहाँ के लोग बाहर जाके रोजगार क्यों ढूंढे? यही सब चीजें उत्पादन हो रहे थे, जमीन के ऊपर भी, जमीन के नीचे भी, चाहे खदान हो चाहे लगोन पर, उसको वैल्यू एडिशन करें, उससे जुड़े हुए प्लांट लगाएं, तो रोजगार यहीं पैदा होगा। दुनिया के लोग यहाँ रोजगार पाएंगे। बस्तर के लोग तो सबसे पहले अधिकार बस्तर का है। यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत है, यही उनको रोजगार मिले। बिल्कुल, ये सोच वाकई बहुत अच्छी है। बस्तर के लिए ये भी कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ के लिए भी कहा जाता है कि दिखेगा दुनिया में, भारत में, तो चमकेगा भी और दिखेगा। बस्तर के बारे में मैं सुन रहा था कि कोई 24/7 कोई लाइब्रेरी शुरू हो रही है, 24 घंटे खुलेगी, और उसके साथ वहाँ कोई रेस्तरां भी होगा, जो ये बताएगा कि आप रायपुर में सोचते हैं कि दिल्ली में कि नक्सली घूमते हैं रायपुर एयरपोर्ट पे, और वो आपको पकड़ के ले जाएंगे, जो बहुत ही गलत और बहुत ही मिसकंसेप्शन है। अब आप बस्तर में जो 24/7 लाइब्रेरी और रेस्तरां शुरू कर रहे हैं, तो इसका विस्तार फिर आगे। और मैं वो दिन देखना चाहूँगा आपके साथ कि बीजापुर, धुर्व नक्सली क्षेत्र और नारायणपुर, और यहाँ भी इस तरह के 24/7 उपक्रम शुरू। निश्चित रूप से लाला जगदलपुरी, जो बहुत बड़े साहित्यकार थे और जगदलपुर के ही थे, उसके नाम से ये लाइब्रेरी हमने शुरू की, और पूरा आधुनिक सारी व्यवस्थाएं वहाँ हैं। बच्चे कंपटीशन में जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी सुविधाएं हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग, उनकी भी सुविधा, और 24 घंटे वो खुला रहेगा। और जो कामकाजी लोग हैं और परीक्षा की तैयारी भी करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी व्यवस्था है। पूरा सीसी कैमरा लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं के बराबर है। और सबसे पहले बड़ी बात यह है, वो लाइब्रेरी शासन के रहमो करम पर नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी। उसके लिए वो जो हिस्सा है, वहाँ हमने दुकानें निकाल दी, उसके किराया से ये सब चीज़ चलता रहेगा, वो भी व्यवस्था उससे कर दी गई। तो इस प्रकार से जो लाइब्रेरी बना है जगदलपुर में, ये सचमुच में कभी शाम के 5 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद हो जाते थे, पेट्रोल नहीं मिलता था, डीजल नहीं मिल रहा था। अब आपको 24 घंटे खुले हुए आपको लाइब्रेरी मिलेगा।
मेरे ख्याल से ये भी बस्तर के युवाओं को इस लाइब्रेरी का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का प्रकाश बस्तर को भी आलोकित करेगा, उसकी चमक को पूरी दुनिया में बिखेरेगा। सर कुछ पॉलिटिकल सवाल हो जाए जी, और कुछ और जब तक आप लोग नहीं छोड़ोगे ना तब नहीं, तक नहीं, आप लोग सर आपको कहा, आप तो वीरेंद्र सहवाग शैली में बल्लेबाजी करते हैं सर। आप तो हमेशा कहते हैं कि आइए फेंकिए ना, आपके पास क्या है, बाउंसर है, गुगली है, स्पिन है, टॉप स्पिन है, क्या है, फेंकिए सब। मेरा ये सवाल है कि लोग कहने लगे हैं कि भूपेश बघेल साहब, अब जो छत्तीसगढ़ में भी शब्द बोला जाता है कि अब राजनीति में और सयाने हो गए, सयाने तो थे ही, अब और सयाने हो गए। अब वो दर्पण भी भेजना पसंद नहीं करते हैं। अब वो कोई टीका टिप्पणी भी आती है, जो पुराने दोस्त लोग हैं जिनको कई बार वो सलाह देते हैं कि पहले किसानी तो ठीक से कर लीजिए, उनके बारे में भी कुछ रवैया नरम हुआ है। ये आप ही बताएंगे, मैं तो अनुमान जता रहा हूँ, और बाकी भी जो लोग हैं उनके बारे में भी नरम हुआ है। तो 2 साल में बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं और ये समझा है कि ठीक है, राजनीति है, चलता है, अब विकास 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 और छत्तीसगढ़ नंबर 1। पहले लोग गुजरात मॉडल की बात करते थे, गुजरात मॉडल कहीं दिखाई नहीं दिया। 2014 में भी उनको अवसर मिला था, 2019 में, लेकिन गुजरात मॉडल के चलते आज पूरे देश में आंदोलन के दौर चल रहा है। लेकिन हमने उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ मॉडल प्रस्तुत किया है, और छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा जहां आंदोलन भी हो रहे हैं वहां भी होती है कि छत्तीसगढ़ में जो समर्थन मूल्य जब खरीदी हो सकती है तो देश में क्यों खरीदी नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे, जो मैंने पहले बताया लघु उपज की बात, 73% लघु उपज केवल छत्तीसगढ़ से, पूरे देश का। आप एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए 110, उसमें से क्या वो कभी बीजापुर हमारा अव्वल नंबर आता है, कभी दंतेवाड़ा अव्वल नंबर में, कभी कोंडागांव अव्वल नंबर में। हम लोग उस प्रकार से पैमाने हम लोग स्थापित करते जा रहे हैं। अब हम धान के लिए से इथेनॉल बनाने की बात कर रहे हैं, और हमारे ही पत्र से भारत सरकार की फाइल चल रही है। तो अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, किसानों का भी, देश का भी, वो मॉडल भी हमने प्रस्तुत किया है। गन्ना से इथेनॉल बनाने की हमने प्लांट लगा लिया, वो शुरू एमयू हो गया है और काम शुरू हो गया। गन्ना से इथेनॉल, शक्कर का उत्पादन इतना हो गया है कि अब उसको कोटा फिक्स होता है कितना आप शक्कर मार्केट में उतारेंगे। तो उससे बचने के लिए आखिर जो गन्ना उत्पादक किसान है उसकी आय कैसे वृद्धि होगी, उसके हितों के संरक्षण कैसे होगा। तो हम इथेनॉल बनाने जा रहे हैं, मक्का से भी इथेनॉल बनाने हम सोच रहे हैं। धान के लिए हम प्रस्ताव किए हैं कि वो प्रस्ताव है हमारा, उसको स्वीकृत करेंगे। पहली बार हमारे कहने से धान से इथेनॉल के रेट पहली बार डिक्लेयर हुआ इस साल, 54 रुपये 89 पैसा। तो ये केवल आर्थिक स्थिति में, नक्सली क्षेत्र, नस्ली समस्या निदान के लिए भी उसका हल यही है। मैंने कहा कि बस्तर कितना बड़ा है, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये पंजाब से बड़ा है, क्षमा चाहूँ केरल से बड़ा है, केरल से बड़ा है। और जनसंख्या देखिए तो 1.5 लोकसभा 20 लाख से ज्यादा नहीं है। उसमें नौजवान कितने हैं, और उन नौजवानों को काम में लगा दीजिए, चाहे खेती किसानी में लगाएं, चाहे रोजगार धंधे में लगाएं, चाहे सरकारी नौकरी दें, चाहे यहाँ उद्योग खोल के नौकरी में लगा दें, तो बंदूक कौन उठाएगा। यदि सब नौजवानों को काम में लगा दें, अब हम उसी समय पढ़ रहे हैं, हम अपने नौजवानों को काम में लगाना चाहते हैं। इसीलिए गुस्सा करने का वक्त ही नहीं बचा, सवाल ही नहीं उठता, काम में लगा। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का मॉडल है कि सबको आर्थिक रूप से संपन्न करते जाओ, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जंगलों में रहने वाले आदिवासी हो, चाहे परंपरागत रूप से रहने वाले। व्यापारी के लिए भी जब किसान और मजदूर की जेब में पैसा रहेगा तो व्यापार बढ़िया से चलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। और कोरोना काल में भी देख लीजिए, अक्टूबर महीने में 24% लेके जीएसटी लेके हम सेकंड पोजीशन पे थे पूरे देश में, और 26% नवंबर में लेके देश में पहला नंबर। ये हमारी अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए।
ये वाकई बड़ी बात है और आपका ये दावा जो है इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप छत्तीसगढ़ मॉडल को देश में, क्योंकि इस तरह की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देश में जरूरी है और अगर ये मॉडल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ से आते हैं तो ये बहुत बड़ी देन होगी, क्योंकि इन दोनों राज्यों को लेकर नजरिया काफी ये माना गया है कि हम लोग विकास की दौड़ में पीछे काफी जाते हैं, हालांकि अब इसमें सच्चाई नहीं है। सर, इसमें कितनी सच्चाई है कि हम ये सुनते हैं कि अपोजिशन तो झाड़ू लगा दिया आपने, चलिए जो भी कोशिशें होती हैं, तो आप कहते हैं कि थोड़ी बहुत फुरफुरी अपने अंदर से ही आनी चाहिए, अपनी पार्टी से ही आनी चाहिए, तो कभी बाबा साहब की तरफ से आ जाती है, कभी कहीं और से आ जाती है, और आप कहते हैं कि थोड़ी रिपल्स तो लहरें तो चलती रहे पानी में, नहीं तो लोग कहेंगे कि अपोजिशन कहीं नजर ही नहीं आ रहा। महाराज साहब तो भोले हैं, अब वो आप लोग पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं और वो उसका जवाब दे देते हैं। देखा, वो तो हम लोग तो सालों से काम कर रहे हैं साथ में, तो बहुत ही हमारे बहुत मधुर संबंध भी हैं, लेकिन आप सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देने से अपने आप को रोकते नहीं, तो जवाब भी देते हैं, अब उसको आप लोग समाचार बना देते हैं। अब आपकी व्यस्तता भी तो बढ़ गई है, नहीं तो पहले तो वीरू जय की जोड़ी की तरह कमाल आपने किया ही, लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री आप लेकर आए, एक आध बार फिर थोड़ी छुट्टी उट्टी मना लीजिए कहीं बस्तर में ही थोड़ी देर। सरगुजा में थे हम लोग लगातार, सरगुजा के 5 जिले में हम लोग लगातार सांस में रहे, बलरामपुर, जसपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, सब में सांस में रहे, एक हफ्ता वहीं गुजार के आए। जैसे अभी यहाँ का रात रुके, वैसे हर जिले में जाकर रात रुके, 2 दिन तो हर जिले दे रहे। चलिए, इसके लिए भी शुभकामनाएं आपको। एनएमडीसी का जो इशू है सर, ये भी एक बड़ा इशू है, और इसमें जो आपने एक इसमें भी आप एक मॉडल की बात जो आप कर रहे हैं, तो इसमें भी एक मॉडल आपने डिसइन्वेस्टमेंट का पेश किया है, और शायद मैंने कम सुना है ये, केंद्र सरकार से विनिवेश की बात तो सुनी है, लेकिन कोई राज्य सरकार ये हौसला दिखाने की बात करे कि साहब ठीक है आप करो तो हम आगे आते हैं, तो ये भी एक मॉडल बन सकता है अगर कहीं कोई पीछे है। तो क्या है ये सोच आपकी, और कितना आप स्थानीय लोगों को आश्वस्त करते हैं कि उनके हितों की सुरक्षा होगी, और अगर कोई फाइनेंशियल लॉस की बात है सरकार खड़ी है, कुछ नहीं होगा। देखिए साहब, इसमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू की, नवरत्न उन्होंने खड़े किए, चाहे वो सेल हो चाहे और जितने भी, उसमें मुख्य रूप से जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग समाज के लिए होना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। और उसने चाहे भिलाई स्टील प्लांट बनाया, चाहे राउरकेला बनाया, चाहे और दूसरे जितने भी बीच में ये दौर आया कि बहुत सारे जो उद्योगी बीमार हैं, तो उस समय नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, तो जो बीमार उद्योग हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट में 5 साल से लगातार घाटे में चल रहे हैं, उसको उन्होंने बेचने का फैसला किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन आते आते ये कि जो फायदे में चल रहे हैं उसको भी बेचना शुरू कर दिया, और उन्होंने एक विभाग ही बना दिया, अरुण सोढ़ी जी उसके मंत्री थे, जिसमें जो बालको जैसे जो जिसके स्क्रैप ही 550 करोड़ का था, तो 550 करोड़ में पूरा उद्योग ही बेच दिया। तो वो दौर चला। अब स्थिति ये है कि मोदी जी की सरकार में जो उद्योग शुरू ही नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बंद अभी मतलब निर्माणाधीन है, उसको बेचने शुरू कर दिए। नगरनार उसी का उदाहरण है, ये बना ही नहीं है, अभी 90-95% नहीं बन पाया है, अभी शुरू नहीं हुआ है, और उसको वो लिस्ट में आप उस सूची में आपने इसको जोड़ दिया है कि इसको डिसइन्वेस्टमेंट करना है। ये चूंकि भावनात्मक से जुड़ा हुआ मामला है, और एनएमडीसी को इसलिए लोगों ने जमीन दी थी, आदिवासी की जमीन है, शासन की जमीन है, कि आप यहाँ उद्योग लगाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आप उद्योग भी नहीं लगाए और निजी हाथों में बेचने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये हमारे सामने एक समस्या खड़ी हुई, और फिर हमने डिसइन्वेस्टमेंट न करने का आग्रह भारत सरकार से किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा में प्रस्ताव आया कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार लेना चाहती है, वो चलाना चाहती है, तो सर्वसम्मत से पारित कर देंगे। हालांकि उसकी संख्या 14 है, हम 70 में हैं,
लेकिन विपक्ष की भावनाओं को भी हम शामिल किए। ठीक है, यदि भारत सरकार या एनएमडीसी नहीं चलाना चाहती तो वो छत्तीसगढ़ सरकार को दे दे, हम चलाना चाहते हैं। और ये सर्वसम्मति से पारित करके हमने वो प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है। तो हम तो नहीं चाहते, बिल्कुल डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होने देंगे नगर नाग को, क्योंकि हमारा भावनात्मक लगाव है, बस्तर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई। ये वाकई एक बहुत अच्छी पहल है। मैं कंक्लूड करूंगा, 2-3 मिले जुले मेरे सवाल हैं। एक तो ये कहा जाता है कि आरएसएस पर आप हमला करते हैं, जबकि वो आपकी तारीफ भी करती है कि गोठान या गोबर खरीदी को लेकर उसने आपकी एक सराहना की। तो लोग ये अपेक्षा रखते हैं, मैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की बात कर रहा हूँ, कि अच्छी चीज़ों की तारीफ अगर भूपेश बघेल जी की आरएसएस करती है तो कुछ अच्छा होगा, सेवा करती है वो भी। बघेल साहब भी कुछ बोल रहे हैं। दूसरा ये भी माना जाता है कि भूपेश बघेल साहब अब जिस तरह चल रहे हैं तो अब टकराव नहीं है, केंद्र से भी दोस्ताना चीजें हैं, और एक फेडरल स्ट्रक्चर में हमेशा ये चीजें बेहतर हैं, और आपने शुरू में भी कोई ऐसा जेस्चर नहीं शो किया। तो क्या अब ये माने कि ये चीजें आरएसएस के लिए कितना तीखा हमला आपके, कई बार हम सुनते हैं, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, सब संगठन है, अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, और लेकिन आज तो केवल भाजपा के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती है, दूसरे पक्ष में खड़ी हुई दिखाई नहीं देती। जबकि उसके जो संस्था जब खड़ी की गई थी, ये सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आरएसएस के संगठन के लोग ही भारतीय जनता पार्टी में, अभी सौदान सिंह जी यहाँ से संगठन मंत्री थे, अब वो उपाध्यक्ष बना दिए गए। तो मेरा उनसे जो विरोध या मतांतर है, या कांग्रेस का जो मतांतर है, आप कहते कुछ और करते कुछ और है। मान लो सावरकर के बारे में बात हो रही है, मैं सावरकर के बारे में सवाल पूछता हूं। सावरकर नास्तिक हैं, नास्तिक थे या आस्तिक? सावरकर गाय को माता मानते थे कि नहीं मानते थे? सावरकर जेल जाने से पहले क्रांतिकारी थे, लेकिन जेल से छूटने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बारे में क्या कहें? और भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल यही रहता है, आप सरदार पटेल को अपनाना चाहते हैं, महात्मा गांधी को अपनाना चाहते हैं, अभी मोदी जी कलकत्ता गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाने। मेरा सवाल यह है उनसे कि आप गांधी को अपनाना चाहते हैं, पटेल को अपनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, तो एक बार गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। मैं यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप अपनाना चाहते तो जय हिंद करके बोल के बताइए। मध्य प्रदेश की भोपाल की सांसद ने जब कहा था तो उन्होंने काफी सख्त प्रतिक्रिया दी थी कि मैं कभी भी इसको याद नहीं रखना चाहूंगा और जीवन भर क्षमा नहीं करूंगा, ये जो टिप्पणी गोडसे के समर्थन में आई। शायद आपकी बात वहां तक पहुंची? पहुंचना चाहिए। देखिए, मन में कुछ और मुंह में कुछ और, दो अलग अलग बातें नहीं हो सकती। इसलिए आप यदि अपनाना चाहते हैं, विचार आपके हैं तो खुल के रखिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। ये काफी महत्वपूर्ण बात है। एक बस इस सवाल से मैं कंक्लूड कर रहा हूं, फिर बहुत हमारे कुछ चुनिंदा सामाजिक और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कुछ लोग हैं, बहुत इंतजार कर रहे हैं। आपके बारे में ये भी माना जाता है कि वैचारिक प्रकोष्ठ अगर कांग्रेस का बने, भूपेश जी को उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी, क्योंकि वो जो वैचारिक गोला बारूद और रसद कांग्रेस को चाहिए वो आप में लोग देखते हैं। आप जिस तरह से इश्यूज को पिकअप करते हैं, चाहे सावरकर जी का इशू हो, चाहे गोडसे जी की बात अभी आपने की, या तमाम जो मुद्दे हैं, क्योंकि आपके कहने में आक्रामकता भी है और ये भी माना जाता है कि उसमें तर्क का भी एलिमेंट बराबर रहता है, और आप मुस्कुराते हुए ये बात कहते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं, मुझे छत्तीसगढ़ में रहने दीजिए सरन जी, मुझे कहाँ कि किसी को कंसल्टेंसी दे दीजिए सर, बड़ी जरूरत है, सब ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी जरूरत है, मुझे यही रहने दीजिए। मैं जी, पार्टी हाईकमान जो निर्देश करे। नहीं, अभी आपकी यहाँ बहुत जरूरत है, और ये एक ऐसा बगीचा है जिसको आपने अपने साथियों के साथ काफी मेहनत से तैयार किया है, और अभी तो आपका पूरा टेन्योर है, और अब आप रिदम में आना शुरू हुए हैं, जिसको भोपाल में
पुराने भोपाल में हम लोग कहते हैं कि रवा होना शुरू हुए मियाँ अभी तो। अब आप देखना कैसे शुरुआत होती है, कैसे आगे चलते हैं। तो ये चीज शुरू हुई है। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। हमेशा एक खूबसूरत दावत की तरह होता है आपसे बात करना, क्योंकि उसमें आपकी मुस्कुराहट और हर सवाल के लिए आपका तैयार रहना, ये राजनीति में कम हुआ है और शायद हमारी बिरादरी की तरफ से भी कम हुआ है। तो चलिए, अच्छा है, मुझे लगा है लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं बिना किसी औपचारिकता के जो हमारे आज के आमंत्रित मेहमान हैं, जिनका हम मुख्यमंत्री जी के हाथ से सम्मान कराना चाहते हैं, अभिषेक, ओवर टू यू। थैंक यू सर, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे मेहमानों को यहाँ मंच पर बुलाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले दंतेश्वरी फाइटर्स को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। जोरदार तालियों से इनका सम्मान होते रहना चाहिए। मैं बस्तर आईजी और एसपी साहब को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। प्लीज सर, मंच पर आए। एसपी साहब भी सर, प्लीज। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। दंतेश्वरी फाइटर, गर्व है, प्राउड है हमारा। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन सभी का। अगला क्रम में मैं 17 म्यूजिक प्रोडक्शन क्रू को भी बुलाऊंगा, वो आ जाए। 17 म्यूजिक प्रोडक्शन क्रू, आप आ जाइए मंच के करीब। अगले क्रम में 17 म्यूजिक प्रोडक्शन क्रू। सर रैपर्स है, बस्तर के युवा हैं और YouTube के जरिए अपनी प्रतिभा का उन्होंने सब जगह अवलोकन करवाया है। और 17 म्यूजिक प्रोडक्शन क्रू बस्तर के युवा है सर, और इनका रैप जो है वो प्रदेश की सीमाओं से बाहर छू रहा है। तालियों से स्वागत, अभिनंदन होते रहना चाहिए इनका। उत्साहवर्धन, आपकी तालियां इनका उत्साहवर्धन करेंगी। तालियां लगातार बजते रहे इन युवाओं के लिए। अगले क्रम में वंदना हॉस्पिटल पखांजूर। बच्चों 2 मिनट गुनगुना देना सर के सामने, ये बहुत विलक्षण मौका है आप लोगों के लिए। 2 मिनट जल्दी से तुम ही गुनगुना, जो रैप तैयार कमाल बच्चे, बात कर रहे हैं। आओ करे बस्तर की बात सब जन के साथ, लोग चाहे विकास और अच्छा स्वास्थ्य सबके, यहाँ पे एक से जज्बात। बस्तर हमारे सर का ताज, कभी आने न देते इस पे आज। है जन प्रेम और सरकार का साथ, जब थे हमारे बुरे हालात हम तब भी थे एक दूजे के साथ, क्योंकि सब चाहते बस्तर विकास। वंदना हॉस्पिटल पखांजूर। कोरोना काल में समाज सेवा, जन सेवा के लिए बेहतरीन योगदान के लिए अगले डॉक्टर हेमंत कुमार आ जाए, सर मंच के करीब आ जाए। और कोरोना काल में इन डॉक्टर्स ने जो योगदान दिया है वो किसी से छुपा नहीं, बताने की किसी को जरूरत नहीं है। डॉक्टर हेमंत कुमार, उसके बाद डॉक्टर KL आजाद आ जाए। डॉक्टर KL आजाद कोरोना काल में बेहतरीन कार्य के लिए तालियों से सभी का स्वागत होते रहना चाहिए। इन्होंने आपके लिए, हमारे लिए योगदान दिया यहाँ पर। डॉक्टर KL आजाद। डॉक्टर अजय मोटवानी, इसके बाद अजय मोटवानी जी। तालियों के साथ सभी का अभिनंदन होते रहना चाहिए। मोहम्मद यासीन जी आ जाए। मोहम्मद यासीन जी। तालियों के साथ तालियां लगातार बजते रहे इनके लिए। इन्होंने समाज के लिए जो योगदान दिया है वो अमूल्य है। मोहम्मद यासीन जी। अलेक्जेंडर चेरियन जी, कोरोना काल में मृतदेह का अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई थी और 100 से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार उन्होंने किया। अलेक्जेंडर चेरियन जी। जितेंद्र झालमचंद राठी जी। तालियां लगातार बजते रहे सभी के लिए। आप लोगों की तालियों से उत्साहवर्धन होता है। डायलिसिस मशीन इन्होंने और आरओ प्लांट दान देकर जिला प्रशासन के साथ महारानी अस्पताल में इसे स्थापित किया।
जिससे हजारों लोगों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिली है। तालियां लगातार बजते रहे। कोरोना काल में समाज सेवा के लिए अनिल लुक्कड़ जी, कोरोना काल में समाज के लिए काफी योगदान इनका है। सुनील साहा जी मंच पर आ जाए। कोरोना काल में इन्होंने भी अमूल्य योगदान दिया है। वसीम अहमद जी, तालियां लगातार बजते रहे। आपकी तालियां ही इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, उत्साहवर्धन करती हैं। विश्वनाथ देवांगन जी अगले। विश्वनाथ देवांगन जी, तालियां लगातार बजते रहे दोस्तों। विश्वनाथ देवांगन जी। जावेद खान जी मंच के करीब आ जाए। और कोरोना काल में इन सभी ने अमूल्य योगदान समाज के लिए दिया है। हसन राजा जी, हसन राजा जी भी मंच पर आ जाए। और ये सौभाग्य कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स बन के इन्होंने जो अमूल्य योगदान समाज को दिया है, आज मुख्यमंत्री के हाथों इन सभी को छोटा सा सम्मान दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्मृति चिन्ह जो है वो मैं चाहूंगा कि लाया जाए और उनके व्यक्तित्व और उनके जो विचार उसके काफी करीब गोठान की एक छोटी सी स्मृति चिन्ह गोठान का। जोरदार तालियां। ये गोठान आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी जगह बना रहा है।